हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल बोहर्स मॉडल की सबसे ज्यादा बड़ी लिमिटेशन पर। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है केमिस्ट्री में, जो डेवलपमेंट हुई है ना मॉडल्स को लेके, एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर ने क्या बताया था। तो देखिए, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस, है ना। आप कहेंगे सर तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, बिल्कुल सही। बोहर ने क्या इसमें करेक्शन की थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, है ना। पाथ भी फिक्स होता है, एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब बोहर के अकॉर्डिंग हम किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है या कहां पे वो मूव कर रहा है एग्जैक्टली बता सकते हैं, है ना। आप कहेंगे सर कैसे? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, है ना, वही कांस्टेंट x इंटू जेड बाई एन, वही वजन वाला। और रेडियस के लिए मुझे पता है क्या था, वही राम को नाना की जरूरत क्या था, वो a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सो बोहर के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पोजीशन, रेडियस वगैरह पता करना और एग्जैक्ट स्पीड फॉर्मूले से पता करना पॉसिबल था। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक और बात बताई, नई बात बताई, बिल्कुल डिफरेंट बात बताई। इन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सके। तो क्या इन्होंने बताया, पहले हम उसकी बात करते हैं। फिर उन्होंने क्या रीजन दिया, क्या जस्टिफिकेशन दी, क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रिंसिपल का, वन बाय वन हम सबके पास चलेंगे। तो पहले ध्यान से इन्होंने बताया क्या, वो सुन लेते हैं, इनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम तर्क वितर्क या हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा है, व्हाई दिस इज ट्रू। क्लियर? चलिए, तो हाइजेनबर्ग या इस प्रिंसिपल ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस it is not possible to calculate simultaneously the exact position and exact momentum बेसिकली मीन्स हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। आप मोमेंटम बोलो, वैसे तो मोमेंटम वेलोसिटी अलग अलग चीज है, बट अभी मैं बताऊंगा कि मोमेंटम को मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं। तो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो विद सम एरर्स, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग ने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ये तो नोन फैक्ट है, मतलब ये कुछ एजम्पशन नहीं है, ये हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। तो देखो, केमिस्ट्री में दो टाइप की चीजें होती हैं, एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स होते हैं, एक होता है जो हम थ्योरेटिकली बताते हैं, थ्योरेटिकल जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो जहां कहीं भी ऑब्जर्वेबल फैक्ट हमारे पास है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, जो कैलकुलेशन हमें ऑब्जर्व हो रही हैं, उनको हम हमेशा करेक्ट मानते हैं। और अगर वो थ्योरी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उन्हीं को हम एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं या कोई न्यू थ्योरी देते हैं जो उस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर सके। तो हमेशा बड़ा कौन माना जाएगा, हमेशा किसकी बात चलेगी, जो ऑब्जर्व चीज है, जो कैलकुलेटेड वाली चीज है। क्लियर? तो देखिए, तो क्या बताया इसने, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ एरर तो आएगी ही आएगी। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं, ठीक है, मैथमेटिकली क्या होता है, ये कहता है कि मान लीजिए डेल्टा एक्स जो है, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो आई नो आपको डेल्टा एक्स क्या, ये डेल्टा क्या होता है, एरर का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, सब आपने पढ़ लिया है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 ये उन्होंने मैं अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। ये डेल्टा x क्या है, ये है अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कितनी एरर है पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वैसे तो आई नो आपको पता हो कि स्टिल मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एज्यूम करिए कि आप अपने घर पे हैं, ठीक है। अब आपके फादर हैं, ऑफिस में गए हुए हैं, उनसे किसी ने फोन करके पूछा जी आपकी बेटी, आपका बेटा कहाँ पर है, तो वो कहेंगे अच्छा वो ना घर में है। अब घर तो आपको पता है कितनी बड़ी अर्थ है, उसमें आपका एक घर आपकी अर्थ के अकॉर्डिंग आपके घर का साइज बहुत छोटा है, उसमें भी क्या पता वो बता दे अच्छा टाइम अभी 12 बजे है, ठीक है, तो 12 बजे तो वो बच्चा मेरा अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा होगा, साहिल सर की वीडियो देख रहा होगा, एज्यूम करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, ये बता दिया रूम में है, ये नहीं बता सकते वो कि रूम में बेड के ऊपर है या बेड के ऊपर भी बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, स्टडी टेबल पे बैठे हैं तो कहाँ चेयर है, कितना दूर है, ये नहीं बता सकते। एक उन्होंने आइडिया दे दिया कि आप उस बच्चे को जो पढ़ रहा है अभी अपने घर में उस रूम के अंदर वो कहीं भी हो सकता है। क्लियर हुआ, उस रूम के अंदर वो कहीं भी हो सकता है, वहीं कहीं मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि बिल्कुल इतना आपका सेंटीमीटर पे, इतने मिलीमीटर पे यहां पे बैठा होगा, ये नहीं बता सकते हम कभी भी। तो ये मतलब होता है एग्जैक्ट का, ठीक है। रफ आइडिया दे रहा हूं कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, मतलब कितना एरर आ गया, बोल दिया कि मान लो मैं यहां पर अभी खड़ा हूं, तो जो एरर आएगी, पापा ने जो आइडिया दिया मान लो 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे 5 मीटर स्क्वायर का मान लो एक एरिया आ गया पूरा का पूरा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा एरिया के अंदर आप हो, तो ये अनसर्टेनिटी हो गई कि थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो, तो अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी कि कितना एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच हमें पता है वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई तो सिंपल चीज है ही है, ठीक है। तो उसने कहा कि जब हम एग्जैक्ट पोजीशन और मतलब जो भी पोजीशन में एरर है और जो मोमेंटम में एरर है उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर वहां पर होगी, कम से कम इतनी एरर तो आएगी ही आएगी, h/4 पाई जितनी एरर तो पक्का आएगी ही आएगी। हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, है ना, बट इससे कम नहीं पॉसिबल है, ये उन्होंने मैथमेटिकली ऑब्जर्व करके प्रूव किया था। तो ये प्रूवन फैक्ट है, ये कोई एजम्पशन नहीं है किसी की भी, हमने सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, हमने तो नहीं, चलो हाइजेनबर्ग जी ने ये सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया पॉइंट, ये क्या है। अच्छा, अब हमें एक चीज पता है, क्या मोमेंटम क्या, या पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम होता है ना। तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी हो जाएगा डेल्टा एम और वी। डेल्टा का मतलब होता है कितनी एरर है या क्या चेंज है, चेंज की बात भी आ जाती है। देखो ये जो एम है ना, मास तो कांस्टेंट होता है, मास फिक्स होता है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसका मास तो फिक्स ही रहेगा। तो जो चीज फिक्स होती है ना वो इस डेल्टा वाले से बाहर आ जाती है। तो डेल्टा पी को मैं एम डेल्टा वी लिख सकता हूं। एक बार पुट कर दो यहां पे, तो देखो क्या आ गया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। एम को बाहर ले जाता हूं, क्या आ गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई एम। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये सेकेंड रिलेशन हो गया। क्लियर है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आपको पता है फोर्स, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं स्मॉल फोर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम किस हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू कुछ टाइम हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मैं डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं, या आप चाहो सिंपल फोर्स लिखना है, सिंपल फोर्स लिख लो, कोई इशू नहीं। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू ये डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू मैं फिर से यहां पुट कर देता हूं, देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू फोर्स इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई। अब मुझे एक चीज बताओ आप, व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होता है बताओ। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी।
तो देखो ये रहा फोर्स और ये रहा कुछ डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट क्या देगा हमें, एनर्जी देगा। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये नंबर 3 थर्ड रिलेशन इसी चीज का। तो क्या क्या रिलेशन अभी हमने देखे, एक डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एक देखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज एच अपॉन 4 पाई एम, थर्ड रिलेशन देखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये थर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है, एक रिलेशन आखिरी और है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, वो होता है क्या, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, सिंबल को हम फाई बोलते हैं, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये डेल्टा थीटा और डेल्टा फाई क्या होता है, देखिए डेल्टा थीटा हो जाएगा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर आ गया मतलब वो लीनियर था नहीं, एंगुलर मोमेंटम। और डेल्टा फाई क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन, इनका भी ये क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, ये क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन। इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। अब अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ फर्स्ट 2 रिलेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रिलेशंस का यूज भी कर लिया जाता है। तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव देन यू कैन सिंपली स्किप दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, 1 और 2 से आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसने ये बताया कि एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। अब हम रीजन की बात करेंगे कि क्यों है एक्चुअल में ऐसा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं क्या रीजन है या क्या मेन कॉन्सेप्ट था बिहाइंड दिस। आपको क्या लगता है किसी भी पार्टिकल है, एटम है ना, इलेक्ट्रॉन है, इनकी पोजीशन हम कैसे पता लगाते होंगे। आपको मैं एक सिंपल टर्म्स में बोलूं तो मान लीजिए किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या करते हैं, आप कहेंगे सर फ्रैक्चर हुआ है, एक्सरे करते हैं उसका। मान लीजिए है ना, तो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे पास करते हैं, वो हमारे हाथ से पास हो जाती है और जहां पे बोन्स जो है, मतलब आपकी जो स्किन है वहां से तो क्रॉस कर जाती है, बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बोन्स की फोटो में इमेज दिख जाती है और उससे क्या होता है, चल जाता है पता कहां पे एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कहां पे कुछ फ्रैक्चर है। तो बोन्स तो हमारी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत छोटा होगा। मान के चलो मुझे ना पता करना है कि ये मार्कर कहां पे है। अब ध्यान से सुनना तो बड़े ही आराम से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सारा का सारा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ और मेरे से भी पहले अब इस मार्कर की तरफ होना चाहिए। मान के चलिए मुझे पता करना है, ये इतना बड़ा मेरी स्क्रीन है, मुझे पता करना है मार्कर ये कहां पर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइट पास कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं लाइट पास कर रहा हूं। तो मान के चलो अब लाइट है, उसका मैं साइज का इमेजिन करो, लाइट की जगह और अच्छा है, मैं इमेजिन करूं कि मैं ना कोई बड़ी बड़ी चीजें ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मैं इसके ऊपर पास कर रहा हूं, फिर पता लगाना चाहता हूं कि ये कहां पर है। मैंने क्या किया, जो टीवी आती है ना, टीवी नहीं, डोंट वरी टीवी नहीं फेंकेंगे, मान लीजिए एक 40 इंच की टीवी है, 42 इंच की टीवी है, उसका कवर गत्ते वाला जो होता है वो फेंका। तो मुझे पता है जब मैं वो फेंकूंगा इसके ऊपर तो और हमें चल जाएगा पता कि वो फेंकने पे, टकराने पे कहां पर कोई चीज मिली है या नहीं मिली है। क्लियर। तो कैसे पता चलेगा, मान लो वो उतना बड़ा, मतलब हमने लाइट भेजी, लाइट कितनी बड़ी हमने लाइट ली, इतनी बड़ी ली कि वो 42 इंच के टीवी स्क्रीन के साइज के बराबर थी, उतनी बड़ी हमने वेवलेंथ ली, एज्यूम करो। इतनी बड़ी वेवलेंथ लेंगे तो क्या होगा, इतना पूरा का पूरा एरिया जो है, देखो मान लो इतना पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या होगा, एक शाइनिंग सा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और बीच में थोड़ा सा एरिया आएगा जहां पर क्या आएगी, शेडो आ जाएगी। शेडो आएगी ना, क्यों, बीच में ये आ रहा है। तो क्या हम एग्जैक्ट पता कर पाए, हम देखेंगे भैया इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं होगा। बट अगर मान लीजिए मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल है, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल। अगर हमें पता करना है कि कौन सा है तो हमें क्या करना होगा, वेवलेंथ भी बहुत छोटी चाहिए। क्यों? एक बड़ा चीज को पकड़ना है तो बड़ा पार्टिकल मारना पड़ेगा, बहुत छोटी चीज चाहिए तो आपको उसकी वेवलेंथ भी क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वेवलेंथ चाहिए। यस और नो? ध्यान रखना इस चीज का, बड़े ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी वेवलेंथ चाहिए होती है, बड़ी वेवलेंथ से काम चल जाता है। छोटे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए छोटी वेवलेंथ चाहिए होती है। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए छोटी वेवलेंथ करोगे बहुत अच्छा, कोई भी इशू नहीं है, बट छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बड़ी वेवलेंथ नहीं चलेगी। बड़ी वेवलेंथ तो ना पूरा कवर ही कर देगी, तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं चल पाएगा पता। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या चीज अभी हमें सीखने को मिली, क्या चीज हमें पता होनी चाहिए कि टू आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वी नीड लाइट ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, कहीं साइड में लिख लो, यहां मत लिखना, कहीं साइड में लिख लो। क्या? टू आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वी नीड लाइट ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, अब वो वेवलेंथ कहां से आएगी वो आपकी जिम्मेदारी है। अब इलेक्ट्रॉन तो वेरी स्मॉल से भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो मुझे वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा छोटी चाहिए होगी। क्लियर हुआ पॉइंट? अब मैं लिखना शुरू करता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट position of an electron we need radiations of very small wavelength। कैसी चाहिए हमें रेडिएशन? we need radiations of very small wavelength। we know, क्या जानते हैं हम, we know E is equals to hc by lambda। So for very small wavelength, अब एनर्जी क्या है, hc by lambda। लैम्डा बहुत छोटा होगा, एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? सो फॉर वेरी स्मॉल वेवलेंथ एनर्जी विल बी वेरी हाई। Hence, when these very high energy radiations, है ना, और very highly energetic, है ना, अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। So hence when these very highly energetic radiations, क्या होगा, कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली रेडिएशन कोलाइड करेंगी किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, देन दे विल चेंज इट्स वेलोसिटी एंड हेंस, है ना, चेंज इट्स वेलोसिटी, path and hence its momentum will get changed। कैसे? मान लो इलेक्ट्रॉन है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने का पाथ है। जैसे ही मैं रेडिएशंस बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली, है ना, लैम्डा बहुत स्मॉल है, ये जैसे ही मेरे पास कोई एक रेडिएशंस आएंगी, जैसे ही से टकराएंगी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ ही चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या वो पाथ होगा। क्यों? एकदम से कोई टकराएगा तो क्या होगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही टकराया, हमें चल गया पता, यस टकराते ही कि यस ये रहा इलेक्ट्रॉन, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला उसकी स्पीड तो चेंज हो गई। क्यों भाई? जब टकराएगा पोजीशन तो चल गया पता, देखो हाँ इतने सेकंड पे इस पोजीशन पे था, बट अब तो उसकी पोजीशन जब चली पता, अब उसी टाइम पे क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसका पाथ सब चेंज हो गया। तो अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन पता करने चाहेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम पता करने जाएंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी हमें। तो ये हमारे पास मेन एरर आता है, ये डायलेमा आता है
कि हम एक साथ दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या बताया, क्यों ऐसा हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता कर पा रहे, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी कि अगर बहुत ही ज्यादा छोटी वेवलेंथ हमें लेनी ही पड़े क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए, तो क्या होगा, मान के चलो इलेक्ट्रॉन मेरा ये रहा, एज्यूम करो इलेक्ट्रॉन मेरा ये रहा डॉट, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, और जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी, मार्कर जितनी बड़ी, तो जैसे ही मार्कर इस पे टकराएगा, है ना, इतना बड़ा मार्कर है, तो हमें क्या चला पता कि भाई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं है, क्योंकि इस मार्कर ने टच करते ही, देखो टच करते ही ग्लो होता है, एज्यूम करो। तो मैंने 1000 मार्कर में फेंक रहा हूं, मार्कर ना, मतलब एज्यूम करो ये बहुत सारे ऐसे मार्कर आ रहे हैं, मार्कर की चादर सी बना दी मैंने, तो मुझे चल जाएगा पता कि एक ग्लो करेगा, कौन सा ग्लो करेगा, जो जस्ट इसके ऊपर टकराया होगा। इतने सारे मार्कर में से चल गया पता कि यस इस रीजन में कहीं ना कहीं होगा वो, है ना, इस रीजन में कहीं ना कहीं होगा, बट एग्जैक्ट थोड़ी चला पता। अगर एग्जैक्ट पता करना, इस मार्कर को और छोटा करना पड़ेगा। मान लो मैंने कैप जितना साइज फेंका, अब मुझे पता जैसे यहां पर टकराएगा मुझे चल जाएगा पता इतने रीजन में कहीं ये इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे और छोटा और छोटा और छोटा करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे मैं वेवलेंथ को छोटा करता हूं ना, मेरी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के साइज तक पहुंचते पहुंचते, तब ना जैसी वो टकराएगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मोमेंटम सब बदल जाएगा। इसलिए हम दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप ये जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो क्लियर हो गया।